Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, बाड़मेर। आज हम गुणा परिघात सहसंबंध रीति तथा द्विचर आवृत्ति सारणी में कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के विषय में स्टडी करेंगे। गुणा परिघात रीति, यह रीति शून्य अर्थात जीरो इट मीन्स काल्पनिक माध्य पर आधारित है। जब शून्य से विचलन यानी डेविएशंस लिए जाएंगे तो इन डेविएशंस x तथा y के मूल्यों के समकक्षी होंगे और इस रीति की गणन प्रक्रिया जो है यानी कैलकुलेशन के स्टेप्स जो है वो फॉलोइंग है। फर्स्ट, प्रत्येक श्रेणी के मूल्यों का योग यानी आपको क्वेश्चन में 2 सीरीज x और y दे रखी होगी। इन दोनों सीरीज के टोटल वैल्यूज़ का आपको योग करना है। इट मीन्स सिग्मा x एंड सिग्मा y कैलकुलेट करेंगे। इन सेकेंड स्टेप, प्रत्येक श्रेणी के पद मूल्यों के स्क्वायर्स जो है आपको वो निकालने हैं। इट मीन्स सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर कैलकुलेट किए जाएंगे। थर्ड, दोनों श्रेणियों के पारस्परिक पद मूल्यों को गुणा करके इट मीन्स x और y को मल्टीप्लाई करके हम जो है वो सिग्मा x y निकालेंगे। फोर्थ स्टेप, फॉलोइंग फॉर्मूला जो है आपको यूज़ करना है। तो R इट मीन्स कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्टडी करेंगे। From the following data, calculate the coefficient of correlation between x and y series by the square of value method. In this, total 10 values of x series and y series are given. In x series 7, 8, 10, 11, 9, 5, 6, 2, 3, 6. And in y series data are given 10, 12, 8, 2, 4, 3, 5, 2, 4 and 7. Now we will prepare the 5 columns table, 2 columns for x, second 2 columns, next 2 columns for y series and last column is for product of x and y. फर्स्ट कॉलम में हमको x की वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करनी है एंड देन सेकंड कॉलम में हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर जो है वो लिखेंगे। इन थर्ड कॉलम वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ y सीरीज़ एंड इन फोर्थ कॉलम वी विल पुट द स्क्वायर्स वैल्यूज़ ऑफ y सीरीज़। यानी जो क्वेश्चन में गिवन है आपको y सीरीज़ की वैल्यू वो थर्ड कॉलम में लिखनी है एंड देन फोर्थ कॉलम में इनको स्क्वायर करके लिखना है एंड इन लास्ट कॉलम वी विल मल्टीप्लाई द x वैल्यू विद द रेस्पेक्टिव y वैल्यूज़। इट मीन्स जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है x सीरीज़ में फर्स्ट वैल्यू जो है 7 एंड y सीरीज़ में फर्स्ट वैल्यू जो है वह है 10। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 70। Now second value is given in x series 8 and second value in y series is 12. Now 8 multiplied by 12 is equals to 96. इस तरह से आपको पूरी सीरीज कैलकुलेट करनी है। Then lastly we will total the all columns. फर्स्ट कॉलम की टोटल जो है हमको मिलेगी सिग्मा एक्स, सेकेंड कॉलम की सिग्मा एक्स स्क्वायर, थर्ड कॉलम की सिग्मा वाई, फोर्थ कॉलम की सिग्मा वाई स्क्वायर एंड लास्ट कॉलम की टोटल जो है वो सिग्मा एक्स वाई एंड देन लास्टली वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। फॉर्मूला आपको दे रखा है आर इज इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। हियर द एन यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 10 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई का टोटल है 407। देन माइनस साइन, फिर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा सिग्मा एक्स का टोटल दे रखा है आपको 67 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई का टोटल है 57। देन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन हमको दे रखा है क्वेश्चन में 10 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारा 525 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स का जो है स्क्वायर आपको दे रखा है
67 का होल स्क्वायर। इसके बाद में हमको करना है वापस सेकंड पार्ट, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। n है 10, सिग्मा वाई स्क्वायर है 431 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इट मीन्स सिग्मा वाई है 57, तो 57 का होल स्क्वायर करेंगे और इस पूरे जो है वो वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो उसको आपको जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। और इसको हम लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको नीचे दे रखा है। दोनों कंडीशन में आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो है आर का, आर इज इक्वल्स टू प्लस 0.2794 है। अब 2794 की वैल्यू जो है 0.25 से ज़्यादा है बट लेस देन 0.75 है। इट मीन्स इस सीरीज़ में जो है मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट हम जो है करने जा रहे हैं वह है कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ग्रुप्ड सीरीज, यानी 2 सीरीज जो हमारी एक साथ चलती है, जो जिसको हम टेबल फॉर्मेट में बोलते हैं बाइवेरिएट टेबल या द्विचर सारणी। तो द्विचर सारणी में किस प्रकार सहसंबंध गुणांक की गणना की जाएगी, तो इसमें व्यक्तिगत श्रेणी की भांति वर्गीकृत श्रेणी में भी कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को ज्ञात किया जा सकता है। वर्गीकृत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए एक सहसंबंध सारणी यानी कोरिलेशन टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है। सहसंबंध सारणी वर्गीकृत समंक श्रेणियों की एक द्विचर सारणी यानी बाइवेरिएट टेबल कहलाती है। इसमें 2 खंडित या 2 सतत श्रेणियां जो होती है, या तो आपको 2 सीरीज दे रखी है वो डिस्क्रीट सीरीज होगी, और या फिर आपको 2 कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी होगी कि कोष्ट आवृत्तियाँ तथा कुल आवृत्तियाँ, उसको आपको एक टेबल फॉर्मेट में शो किया जाता है और दोनों में जो है इंटर रिलेशन जो है एग्जिस्ट होता है। इस सारणी के विभिन्न कोष्ठक यानी जो सेल्स बनी होती है उनमें एक्स और वाई की कॉमन फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। वर्गीकृत श्रेणी में भी कार्ल पियर्सन के पूर्व वर्णित सूत्रों के माध्यम से सहज संबंध गुणांक का परिकलन किया जा सकता है, किंतु यहाँ आवृत्ति और विचलन दोनों होने की वजह से सूत्रों में यथासंभव यथास्थान आवृत्ति के लिए समायोजन कर दिया जाता है। अब इसकी जो है कैलकुलेशन के स्टेप्स के लिए फर्स्ट हम सबसे पहले दी हुई जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी द्विचर सारणी, उसमें 4 कॉलम्स आपको जो है वो दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड बनाने हैं एंड 3 रोज बनानी है जो आपको टेबल दी होगी उसके नीचे बनानी है। जो आपको राइट हैंड साइड जो कॉलम्स बनाने हैं उसमें फर्स्ट कॉलम y के डेविएशंस के लिए कल्पित माध्य से ज्ञात किए गए विचलन यानी डी वाई के लिए प्रिपेयर करना है। सेकंड कॉलम फॉर एफ डी वाई एंड थर्ड कॉलम फॉर एफ डी स्क्वायर वाई आपके लिए बनाया जाता है। नाउ इन सेकंड स्टेप x और y सीरीज़ के हम मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। मध्य मूल्य जो हम निकालेंगे, अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज़ गिवन है तो मध्य मूल्य में से किसी एक मिड वैल्यू को हम जो है वो एज्यूम मीन मान लेंगे और एज्यूम मीन मानकर जो है उससे डेविएशंस कैलकुलेट किए जाएंगे यानी डी एक्स एंड डी वाई कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें अगर क्वेश्चन में जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, अगर वो क्लास इंटरवल समान यानी इक्वल हो या मूल्यों में अंतर समान हो तो उभयनिष्ठ गुणक यानी कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे। जैसे अगर हमारी सीरीज़ जो दे रखी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इसमें सब में 10 का डिफरेंस चल रहा है तो हमारे लिए कॉमन फैक्टर जो है वो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर निकाल कर स्टेप डेविएशन ज्ञात करना ईजी रहता है। एक्स सीरीज़ में पद विचलन निकालने के लिए एक्स सीरीज़ का जो है क्लास इंटरवल आपस में इक्वल होना चाहिए और सेम ऐसे ही वाई सीरीज़ में स्टेप डेविएशन यूज़ करने के लिए वाई सीरीज़ का जो क्लास इंटरवल वो आपस में इक्वल होना चाहिए। एक्स सीरीज़ में जैसे 5 का डिफरेंस चल रहा है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और वाई सीरीज़ में अगर 7 का डिफरेंस है या 10 का डिफरेंस है तो भी हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर एक सीरीज़ में अर्थात या तो x में या y में क्लास इंटरवल इक्वल हो और दूसरी में अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो केवल समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में पद विचलन का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात किसी एक सीरीज़ में स्टेप डेविएशन का प्रयोग किया जा सकता है और दूसरी में नहीं। थर्ड स्टेप में दोनों श्रेणियों के डेविएशंस जो हमने निकाले हैं डी एक्स और डी वाई, तो डी एक्स और डी वाई को हम मल्टीप्लाई करके उनके रेस्पेक्टिव कॉलम्स में वैल्यू पुट कर देंगे
और इस dx और dy के मल्टीप्लाई को उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी से गुणा करके इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम जो है संबंधित खाने व पंक्तियों में f dx dy के कॉलम में लिख देंगे। और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो इनका टोटल मिलेगा वो हमको मिलेगा सिग्मा एफ डी वाई और सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी वाई मिलेगा। फोर्थ स्टेप एफ डी एक्स को उसके डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डी वाई को उसके डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके मल्टीप्लिकेशन का टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स एंड सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई। फिफ्थ स्टेप में द्विचर आवृत्ति सारणी में जिन जिन कोष्ठों यानी सेल्स में आवृत्तियाँ दी होती है उनको तत्संबंधी dx और dy और f यानी सेल फ्रीक्वेंसी से गुणा करके सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कैलकुलेट किया जाएगा। ये एफ डी एक्स डी वाई जो है वो मल्टीप्लिकेशन थर्ड पंक्ति में लिखा जाएगा और जिसका टोटल सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई होगा। फाइनली जो है लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो फॉर्मूला आपको गिवन है r इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाइड बाई n माइनस एक्स बार माइनस ए एक्स इंटू वाई बार माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई n स्टैंडर्ड डिवीजन x एंड स्टैंडर्ड डिवीजन y। अब इस फॉर्मूले में जो हमने सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई यूज़ किया है वह कोष्ठ आवृत्ति यानी सेल फ्रीक्वेंसी तथा तत्संबंधी x और y सीरीज का कल्पित माध्य से विचलन यानी dx और dy के मल्टीप्लिकेशन की टोटल से है। और अदर जो आपको सिंबल्स दे रखे हैं वो आपके पहले के मेथड्स के अनुसार ही यूज़ किए जाएंगे। अब इस फॉर्मूले के अलावा जो है हम दूसरे फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आगे दे रखे हैं। सेकेंड फॉर्मूला गिवन है r इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस n इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई n इंटू सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाय n इंटू रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी वाई अपॉन n का होल स्क्वायर। नाउ थर्ड फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाय n whole divided by root of sigma f d square x minus sigma f dx whole square upon n into sigma f d square y minus sigma f dy whole square upon n. And last formula is r is equals to n into sigma f dx dy minus sigma f dx into sigma f dy divided by root of n into sigma f d square x minus sigma f dx whole square divided multiplied by n into sigma f d square y minus sigma f dy whole square। इन सब फार्मूला में से मेन जो है वो थर्ड फार्मूला कंपैरेटिवली इजी रहता है, इसलिए इसको यूज़ करें तो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। और यू कैन अप्लाई फोर्थ फार्मूला आल्सो। यदि उपर्युक्त सूत्र में कल्पित माध्य से पद विचलन स्टेप डेविएशंस निकाले गए हों तो भी हम जो है कॉमन फैक्टर के लिए आयोटा से dx और dy को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले में अंश और हर यानी कि हमारा जो है इसमें डेनोमिनेटर और ये जो है दोनों पार्ट जो है वर्ग विस्तार अगर दोनों के बराबर हैं तो उभयनिष्ठ गुणक i जो है हमारा x इंटू वाई से गुणा करने पर भी अंश और हर का अनुपात जो है वो पूर्ववत ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन के जो है वो माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ्स इन द फॉलोइंग टेबल। हियर द फर्स्ट कॉलम एज ऑफ हस्बैंड्स आर गिवन, जो आपको वाई सीरीज दे रखी है 50 इंटू 25, 25 टू 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65. And in horizontal form एज ऑफ वाइफ्स यानी एक्स वैल्यूज़ आर गिवन, जो आपको दे रखी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. एंड इन लास्ट कॉलम टोटल्स आर गिवन। इसमें आपको कुछ जो है वो क्लासेस में फ्रीक्वेंसी कॉमन फैक्टर दे रखा है और कुछ आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं। अब अगर हम इसको टेबल से सॉल्व करते हैं तो एक टेबल आपको शो हो रही है।
इसमें जो क्वेश्चन में टेबल फॉर्मेट दे रखा है एज इट इज़ फॉर्मेट हम कॉपी करेंगे। उसके बाद 4 कॉलम्स हमने राइट हैंड साइड प्रिपेयर किए हैं और इसके अलावा जो है हमने 3 रोज जो है वो नीचे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसको जो है वो नीचे 3 रो और बनाई है। अब इसके साथ ही फर्स्ट कॉलम जो हमने प्रिपेयर किया है वो हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए यानी एफ, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल का कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो हमने बनाया एफ डी वाई, यानी सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमको सीरीज़ दे रखी है वाई सीरीज़ एज ऑफ हस्बैंड, उनका मिड वैल्यू हमको लेना है और मिड वैल्यू को हमने उसी के पास में वैल्यूज़ पुट किया है। 15 to 25 का मिड वैल्यू है 20, देन 25 to 35, 25 to 35 का मिड वैल्यू आ जाएगा 30, देन 35 to 45 इसका मिड वैल्यू 40, 45 to 55 इसका मिड वैल्यू 50 एंड 55 to 65 इसका मिड वैल्यू हमने लिया है 60। अब इसमें 10-10 का डिफरेंस सब में चल रहा है। देन वी विल अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड और अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड जो आपको कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 10 है क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो हमने मिड वैल्यू जो है सबसे सेंटर पॉइंट उसको 0 एज्यूम किया है। यहाँ पर हमको 40 जो हमारी मिड वैल्यू है उसको हमने 0 एज्यूम किया है। उसके ऊपर की साइड जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमने -1 एंड -2 के सिम्बल्स पुट किए हैं एंड नीचे की साइड हमने +1 एंड +2 सिम्बल्स पुट किया है। तो ये हमारे डी वाई वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमने एक्स सीरीज़ के लिए मिड वैल्यू निकाला है। तो एक्स सीरीज़ के मिड वैल्यू के लिए हमने 10 to 20 का मिड वैल्यू लिया 15, 20 to 30 के लिए हमने लिया 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का मिड वैल्यू हो गया 45 एंड 50 to 60 का मिड वैल्यू हो गया 55। यहाँ पर भी आपको सीरीज़ में 10-10 का डिफरेंस दे रखा है, तो इसलिए हमने सेंटर पॉइंट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 35 उसको मैंने अज्यूम मीन माना है और उसको मैंने 0 पुट किया है। तो 35 को मैंने 0 माना है और उसके बाद जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे तो +1 +2 का सिंबल्स है एंड देन बैक साइड में -1 एंड -2 का सिंबल्स है। ये हमारे डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद जो आपको जिन जिन सेल्स में फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट सेल में आपको 6 दे रखा है, सेकंड सेल की फ्रीक्वेंसी है 3, तो जिन सेल्स में हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है उनमें उन्हीं सेल में हमने जो है ऊपर के कॉर्नर में जो हमको लेफ़्ट साइड दिख रहा है, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर के कॉलम में जो वैल्यूज़ पुट की गई है वह है डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लिकेशन। अब इस सेल के सामने जो दे रखी है डी वाई की वैल्यू वो है -2 एंड इस सेल के ऊपर की तरफ जो आपको वैल्यू दे रखी है डी एक्स की वो है -2। देन -2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू +4 हो गया। तो ये +4 जो है हमने फर्स्ट सेल के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में पुट किया है। सेम ऐसे ही अगर हम सेकंड सेल में चलते हैं तो सेकंड सेल की फ्रीक्वेंसी है 3। सेकंड सेल के सामने की डी वाई की वैल्यू है -2 एंड सेकंड सेल के ऊपर जो दे रखा है आपको एक्स सीरीज़ की वैल्यू डी एक्स की वो है -1। तो -2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +2। तो ये +2 की वैल्यू जो है हमने सेकंड सेल के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में पुट की है। अब इसके आगे की सारी सेल्स जो है वो ब्लैंक है। नाउ इन सेकंड रो, अब सेकंड रो की क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसमें सेल फ्रीक्वेंसी 3 दे रखी है। तो अब इस सेकंड रो के सामने हम देखेंगे डी वाई की वैल्यू। तो सेकंड रो के सामने डी वाई की वैल्यू है -1 एंड सेकंड रो के ऊपर जो हम चलेंगे तो डी एक्स की वैल्यू वह है -2। -1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू +2। तो ये 2 वैल्यू जो है वो हमने सेकंड सेल की क्लास फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में पुट किया है। सेम ऐसे ही हम सेकंड सेल में सेकंड रो में आगे नेक्स्ट सेल में बढ़ेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी है 16। अब इस सेल के सामने डी वाई की वैल्यू दे रखी है -1 एंड डी एक्स की वैल्यू जो दे रखी है इट इज़ ऑल्सो -1। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द डी एक्स इंटू डी वाई यानी -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1। तो ये +1 जो है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में हमने ऊपर पुट किया है। इस तरह से आपको सारे सेल्स में फ्रीक्वेंसी जो है वो डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में पुट करनी है। देन जो हमने राइट हैंड साइड नीचे की तरफ के कॉर्नर में वैल्यू पुट की है इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी एक्स एंड डी वाई मल्टीप्लाइड बाय एफ, यानी कॉर्नर वैल्यू प्लस सेंटर वैल्यू, कॉर्नर वैल्यू इंटू सेंटर वैल्यू।
अब हम फर्स्ट कॉलम को देखें तो फर्स्ट कॉलम की कॉर्नर वैल्यू है ऊपर जो हमने लिखा है वैल्यू पुट किया है 4 एंड देन इस सेल की फ्रीक्वेंसी है 6, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24, वो हमने राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में उस सेल में पुट किया है 24। नाउ फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में dx और dy का मल्टीप्लिकेशन जो हमने लेफ्ट कॉर्नर में लिखा है वह है 2 और इस सेल की फ्रीक्वेंसी है 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, वो हमने राइट हैंड साइड नीचे की साइड में इसकी वैल्यू पुट की है 6। देन सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में हमने dx और dy का मल्टीप्लिकेशन लिखा है 2 और सेकेंड सेल की फ्रीक्वेंसी है 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, वो हमने नीचे के लेफ्ट राइट हैंड साइड के कॉर्नर में वैल्यू पुट किया है 6। नाउ इन सेकेंड रो सेकेंड नंबर कॉलम, तो सेकेंड रो के सेकेंड सेल में जो लिखा है हमने dx और dy का मल्टीप्लाई वो है 1 और सेकेंड सेल की फ्रीक्वेंसी लिखी है मैंने 16, तो 16 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16, तो ये 16 के वैल्यू हमने राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर में पुट किया है, तो इसी तरह जो है वो पूरे सेल की फ्रीक्वेंसी पुट हो जाएगी। जहाँ पे हमारा जो है dx और dy का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है तो वहाँ हमारा जो है नीचे के कॉर्नर में भी 0 वैल्यू आएगा। अब जो है इसके बाद हमने जो कॉलम पुट किए लास्ट के कॉलम्स में, सबसे पहले हमने f यानी टोटल हमको क्वेश्चन में गिवन है, देन हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया एफ डी वाई इट मीन्स हमको इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को, इस रो की फ्रीक्वेंसी को f को उस पर्टिकुलर जो है dy से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो के लिए f है 9 और फर्स्ट रो का dy है -2, तो 9 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -18। सेकेंड रो के लिए फ्रीक्वेंसी f है 29 एंड देन इसका जो है वो dy दे रखा है -1, तो 29 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -29। नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी f है 32 बट इसका dy आपको दे रखा है 0, तो 32 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वैल्यू f है 21 एंड इसका dy है +1, तो 21 इंटू +1 इज इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट वैल्यू है f हमको दिया है क्वेश्चन में 9 एंड 9 इंटू dy है 2, 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18, तो ये हमारी f dy की वैल्यू आ जाएगी। अब f dy को हम जो है वो dy से मल्टीप्लाई करेंगे। dy वापस आपको क्वेश्चन में गिवन है -18 इंटू -2 इज इक्वल्स टू +36, देन नेक्स्ट इज -29 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +29, नेक्स्ट इज 0 इंटू 0 0, नेक्स्ट वन इज 21 इंटू +1 इज इक्वल्स टू 21, नेक्स्ट वैल्यू 18 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 36। देन नेक्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम जो आपको गिवन है वो है एफ डी एक्स डी वाई को कैलकुलेट करने के लिए हमने सेल्स में जो नीचे के कॉर्नर में राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की है उनका टोटल करेंगे। तो हम प्लस जो है फर्स्ट रो को चेक करें तो फर्स्ट रो में हमको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के नीचे के कॉलम की वैल्यू है 24, देन सेकंड कॉलम की वैल्यू है 26, 24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 30 एंड देन रिमेनिंग कॉलम ब्लैंक है, तो टोटल 30 हमारी जो है वो फर्स्ट रो की वैल्यू आ गई। सेकंड रो में हमको दे रखा है सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू +6, सेकंड रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू +16 एंड देन थर्ड कॉलम की 0, तो 16 + 6 इज इक्वल्स टू 22 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 22, तो ये हमने वैल्यू पुट किया है 22। थर्ड रो में सारी वैल्यू 0 दे रखी है तो हमारी इसकी टोटल हो जाएगी 0। फोर्थ रो के लिए भी जो है आपको फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम 0, फोर्थ रो का सेकंड कॉलम 0, फोर्थ रो का थर्ड कॉलम 0 और फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम 10 एंड फोर्थ रो का फिफ्थ कॉलम 8, तो 10 + 8 इज इक्वल्स टू 18। नाउ फिफ्थ रो में फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड कॉलम ऑल्सो 0, थर्ड कॉलम ऑल्सो 0, फोर्थ कॉलम की वैल्यू है 8 एंड फिफ्थ कॉलम की वैल्यू है 20, तो 8 + 20 इज इक्वल्स टू 28। तो इस तरह से हमने जो वो पूरी टेबल प्रिपेयर की, उसके बाद में हम जो इसको टोटल लगा देंगे। n आपको जो दे रखा है वो टोटल कॉमन नंबर होगा, वो x और y सीरीज़ दोनों के लिए कॉमन होगा, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है n की वैल्यू 100 है। देन नेक्स्ट कॉलम एफ डी वाई, तो एफ डी वाई की टोटल लगाएंगे हम, प्लस और माइनस सिम्बल्स को आपको ध्यान में रखना है, तो इसकी टोटल हमको मिल जाएगी सिग्मा एफ डी वाई। इन नेक्स्ट कॉलम
total of sigma f d square y, and in last column total of sigma f d square f dx dy. सेम ऐसे ही हमको एक्स सीरीज़ के लिए भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जो हमको वर्टिकल फॉर्मेट में कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले हम जो है एफ डी एक्स निकालेंगे, देन एफ डी स्क्वायर एक्स, एंड इन लास्टली वी विल कैलकुलेट सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, और इन सब की टोटल कैलकुलेट करनी है एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला हम दोनों तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सब में आंसर जो है सेम आएगा. यहाँ हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वह है आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर. अब सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अब हमने कैलकुलेट की है, वो है 98 एन 100 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू -8 इंटू सिग्मा एफ डी वाई इज ऑल्सो -8 डिवाइडेड बाय एन रूट ऑफ एन यानी 100 इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स 122 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर, इट मीन्स -8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन यानी 100 इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई, इट मीन्स 122 माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई, इट मीन्स -8 का होल स्क्वायर. और इसको सॉल्व करेंगे, देन आपको जो आंसर मिल रहा है वह है प्लस का 0.802. 0.802 इट इज़ हायर देन 0.75. तो हम यह कहेंगे कि दोनों सीरीज़ में जो है उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध यानी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन इज एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज. एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. अब है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की मान्यताएं. एजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की निम्नलिखित मान्यताएं. फर्स्ट है इसमें नॉर्मलिटी यानी प्रसामान्यता. सहसंबंधित श्रेणियां विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है जिससे उनमें प्रसामान्यता आ जाती है. सेकंड है कार्य कारण संबंध यानी कैजुअल रिलेशनशिप. दो श्रेणियां या विभिन्न श्रेणियां जिनमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा रहा है परस्पर कारण व परिणाम का संबंध रखती है. कार्य कारण संबंध न होने पर सहसंबंध निरर्थक होगा, यानी एक के रीज़न से दूसरी अफेक्टेड होनी चाहिए तब तो उनमें कोरिलेशन है, और उन दोनों में अगर कोई ऐसा कोरिलेशन कार्य कारण संबंध नहीं है तो कैलकुलेट किया हुआ जो है कोरिलेशन वो वेस्ट होगा, मतलब उसमें कोई भी सार्थकता नहीं होगी. थर्ड है रेखीय प्रकृति यानी लीनियर नेचर. इस सहसंबंध की यह भी मान्यता है कि दोनों श्रेणियों में रेखीय संबंध है, अर्थात यदि दोनों समंक श्रेणियों को रेखा चित्र पर अंकित किया जाए यानी ग्राफ पेपर पर अगर उसे ड्रॉ करें तो हमें एक जो है वो लाइन प्राप्त होगी. अब है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की सीमा यानी लिमिट क्या है इसकी. तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध का गुणांक का मान ऑलवेज +1 to -1 के बीच में होना चाहिए. किसी भी स्थिति में यह मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर आंसर मोर देन 1 आता है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है. ओके, थैंक यू.